हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यंजन के दूसरे भाग को। यानी पहले भाग में जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल्ड हम लोग अध्ययन किए थे। तो जिस भाई ने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के वो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और अयोग वा के बारे में। और एक एक करके इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बोलते किसको हैं और ये होते कौन कौन हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अल्प प्राण। लेकिन अल्प प्राण पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आती हैं, उसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपका कभी कभी पूछ देता है कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये आपका जैसे ड और ढ है तो इसी ड में यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जाता है और ढ में लगा दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है कि द्विगुण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में हमारी जो जीवा है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उनको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। जैसे आप बोल करके भी अनुभव कर सकते हैं कि ये कैसे होता है। यानी ड ड ढ ढ, यानी कि हमारी जो जीवा है पहले ऊपर जा रही है, मतलब जाकर के मूर्धन्य से टकरा रही है, उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसे व्यंजन जो होते हैं उनको बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। फिर उसके बाद पूछ देता है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो आपका तालव्य व्यंजन था, आप लोगों ने पढ़ा था कि ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, फिर ये आपका था दंत और ये ओष्ठ, है ना। तो ये आपका जो था तालव्य व्यंजन, इसी को बोला जाता है, यानी च वर्ग को, इसी को बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। और इसको संघर्षी व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम लोग च, छ, ज इन लोगों का उच्चारण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवा और हमारे मूर्धन्य के बीच में से जो हवा निकले, जो वायु प्राण निकल रही है, वो काफ़ी संघर्ष करने के बाद बाहर आती है। मतलब उसको बाहर निकलने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। यानी च वर्ग को क्या बोला जाता है? संघर्षी व्यंजन। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछता है कि उपसंघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हैं, एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन में आपके आते हैं श, स और स। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय भी जो वायु प्राण है वो काफी संघर्ष का सामना करती है, तो इसको बोला जाता है उपसंघर्षी व्यंजन। उपसंघर्षी व्यंजन। तो आई होप आप लोगों को द्विगुण व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और उपसंघर्षी व्यंजन किसको कहा जाता है और ये कौन कौन होते हैं समझ में आया होगा। अब शुरुआत करते हैं हम लोग अल्प प्राण की। देखते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग अगर एक बार उसको रिकॉल करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है कंपटीशन एग्ज़ाम के टाइम पे। चलिए बात करते हैं हम लोग अल्प प्राण के ऊपर। अल्प प्राण दोस्तों क्या होता है? हमारे अंदर से जो वायु प्राण बाहर आती है, मतलब हवा निकलती है, जब हम लोग किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं या फिर किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ मात्रा में हवा बाहर आती है, उसी को बोला जाता है वायु प्राण। और वही वायु प्राण जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी वायु प्राण काफी कम मात्रा में बाहर आती है, उसी को बोला जाता है अल्प प्राण। ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। मतलब क वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण। इसी प्रकार से सभी का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, क्या, अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, क्या, सभी स्वर में ए लोग अ आ इ ई उ रि और औ तक, ये जितने लोग। और अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं भाइयों, आपके य, र, ल और व। उसके बाद सभी स्वर, इन लोगों का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से काफी कम मात्रा में वायु प्राण क्या होती है, बाहर आती है। इसी को बोला जाता है अल्प प्राण। आप लोग बोल करके भी देख सकते हैं, जैसे आप लोग क, ख, तो क बोलने में जो हवा निकल रही है उससे ज्यादा हवा हमारे मुख से किसको बोलने में निकल रही है, ख को। उसी प्रकार ग को बोलने में हमारे मुख से कम हवा निकलेगी, लेकिन घ को बोलने में हमारे मुख से ज्यादा हवा निकलती है, ठीक है। उसी प्रकार से इन लोगों को भी बोलने में हमारे मुख से कम हवा ही बाहर आती है, वैसे ही आपका स्वर भी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पहला, तीसरा और पांचवा, यानी इसको बोला जाता है विषम वर्ग, विषम वर्ण, विषम वर्ण, विषम वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर, इनको बोला जाता है क्या, अल्प प्राण, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं महाप्राण के ऊपर कि महाप्राण क्या होता है। दोस्तों महाप्राण बस इसका उल्टा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। मतलब इसको बोलने में हमारे मुख से कम हवा बाहर आ रही थी, तो महाप्राण को बोलने में क्या होगा, हमारे मुख से ज्यादा वायु प्राण बाहर आएगी। मतलब डिफिनीशन क्या कहा जा सकता है उसका, कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अत्यधिक मात्रा में वायु प्राण बाहर आती है, उसको बोला जाता है महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से, दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण प्लस आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, आप लोग जानते हैं, श, श, स और ह, ये लोग क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा यानी ये सब लोग, और चौथा, इनको बोल करके देखिए हवा बाहर ज्यादा ही आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लस चौथा यानी कि समवर्ण, समवर्ण और क्या, दूसरा और चौथा वर्ण, समवर्ण और ऊष्म व्यंजन श, स और श और ह, इनको बोला जाता है महाप्राण। आई होप आप लोगों को महाप्राण भी समझ में आ गया होगा काफी इजी वे में, ठीक है। महाप्राण भी समझ में आ गया कि दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन का श, स और ह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अघोष और सघोष के ऊपर कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने हवा को बाहर निकालने के आधार पर देख लिया कि अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्वर तंत्र है, यानी कि जहां से आवाज निकलना शुरू होती है, ठीक है, जहां से आवाज बाहर आना शुरू होती है, जहां से जो हमारा स्वर तंत्र है, अगर उसमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है अगर, तो उसको बोला जाता है सघोष। और जिसको बोलने में हमारे स्वर तंत्र में वाइब्रेशन नहीं होता, कंपन नहीं होता, उसको बोला जाता है अघोष। यानी इसकी परिभाषा कैसे दिया जा सकता है, अगर हम लोग अघोष की बात करें, ये दोनों तो हो गए, अब अघोष की बात कर लेते हैं। तो अघोष क्या कहता है कि जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, उसको बोला जाता है अघोष। आई बात समझ में। वो कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण कुछ इस प्रकार से ए,
ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं वो लोग, और किसको किसको बोला जाता है, तो आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से, श, श और स, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब बोला जा सकता है कि पहला और दूसरा वर्ण, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त या प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन का श, स और स, इनको बोला जाता है अघोष। इनको बोला जाता है अघोष। और बोल करके देख सकते हैं दोस्तों कि इनको बोलने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, लेकिन उसी के बाद अगर इसको बोला जाए ग, घ, ड, ढ, तो आप लोग देखेंगे कि एक कंपन महसूस होता है हमारे स्वर तंत्र में। तो अभी तो अघोष समझ में आया कि जिसमें कंपन नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं सघोष की, ठीक है। तो जिसको बोलने में कंपन महसूस होता हो हमारे स्वर तंत्र में, उसको बोला जाता है सघोष। मतलब एक तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसमें ये नहीं रहेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर। कौन कौन से, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण प्लस सभी स्वर। उसके बाद कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से, यंतस्थ। कौन आ जाएगा आपका, यंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। या अंतस्थ व्यंजन में आप लोग जानते हैं कौन कौन सा होता है, य, र, ल, व, य, र, ल, व। और देखते हैं आप उस व्यंजन का एक छूटा हुआ है, कौन सा, ह। तो देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व और उष्म व्यंजन का ह प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर। ये लोग किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये लोग आते हैं सघोष में। कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, उसके बाद सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन के य, र, ल, व और उष्म व्यंजन का ह, ये लोग किस में आते हैं आपके सघोष में। और इनको बोलने पर हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता ही होता है, ठीक है। बोल करके आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सघोष का भी टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अयोगवाह के ऊपर कि अयोगवाह क्या होते हैं। दोस्तों जब हम लोग स्वर का टॉपिक पढ़ रहे थे, जब हम लोग स्वर को पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि दो स्वर ऐसे थे जिनको उच्चारण के स्थान पे या उच्चारण के स्थान पे भी उनको स्थान नहीं दिया गया था। उसमें से दो थे, एक था अंक और एक था अह, इसको अनुस्वार वाला बोला जाता है। और एक तीसरा होता है अनुनासिक वाला, कुछ ऐसा। ये तीनों स्वर जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है, जिनका लिखित तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उच्चारण के स्थान पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लोग होते हैं अयोगवाह। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये तीनों जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक लगे होते हैं उनको बोला जाता है अयोगवाह। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और अयोगवाह, उसके बाद संघर्षी व्यंजन, उपसंघर्षी व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के बारे में काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जब हम लोग अगली वीडियोज में मिलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका संधि से। जब हम लोग संधि स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि आपकी संधियाँ कितने प्रकार की होती है, मतलब स्वर ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर उसके बाद स्वर संधियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपकी व्यंजन संधियाँ कौन कौन सी होती हैं और आपकी विसर्ग संधि कौन कौन सी होती है, और सबके बारे में डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। आप लोगों का इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।